नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में आज हम बात करेंगे नशा मुक्त हो भारत के आह्वान के साथ हाल ही में मादक पदार्थों का सेवन और इस समस्या से निपटने की योजना पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मादक पदार्थों के सेवन से देश के नौजवानों पर पड़ने वाले असर पर चिंता जाहिर की। साथ ही अपील की कि जनप्रतिनिधि समाज में जन जागरण करें और समाज के भीतर युवाओं को सही दिशा देने का काम करते हुए नशा मुक्त भारत बनाने का प्रयास करें। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में ड्रग्स का बाजार तकरीबन 455% बढ़ा है। साथ ही ड्रग्स से जुड़े अपराधियों को सजा देने के मामलों में भी 4 साल में 11% बढ़ोतरी हुई है। 2020 में ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 81.6% अपराधियों को सजा भी मिली है। दुनिया भर में नशे से हर साल 2 लाख मौतें होती हैं। देश के 2.1% लोग गैर कानूनी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। ड्रग्स के मामले में मिजोरम पहले, पंजाब दूसरे, दिल्ली तीसरे स्थान पर है। 44% ड्रग एडिक्ट नशा छोड़ने की कोशिश भी करते हैं। नशा छोड़ने की कोशिश करने वाले 25% को ही लेकिन इलाज मिल पाता है। नशा मुक्त अभियान 15 अगस्त 2020 को 272 जिलों में शुरू हुआ। अभियान के तहत 1.4 करोड़ से अधिक लोगों के साथ संपर्क भी साधा गया। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्वशी प्रसाद, निदेशक नीति आयोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश चड्ढा हैं, प्रमुख मनोरोग विभाग एम्स नई दिल्ली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरीश जैन, अध्यक्ष कर्नाटक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। उर्वशी जी, छोटे मोटे आंकड़े मैंने पेश किए हैं, ज्यादा आंकड़े आपके पास होंगे। क्या स्थिति भयावह होती जा रही है नशे को लेकर, और क्या कुछ सरकार कदम उठा रही है? जी, आपने जैसे कहा कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सिर्फ हम देखें तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं कि लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन एक पब्लिक हेल्थ इशू है ये। एक स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है। आपने बताया कि लोग अपनी जान गंवा देते हैं अगर बहुत हद तक ये एडिक्शन बढ़ जाता है, तो उसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में सरकार ने 2 मैं कहूँगी एक मेन पहलू हैं जिन पे काम करने की कोशिश की है। एक है कि जो कोऑर्डिनेशन है, आप अगर देखें कि अगर इस तरह का विषय है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी भी होती हैं, एनफोर्समेंट एजेंसी होती हैं, सेंट्रल लेवल पे होती हैं, स्टेट लेवल पे होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। सबका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक एजेंसी सिर्फ इसको इशू को एड्रेस नहीं कर पाती है। तो सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक तो जो कोऑर्डिनेशन है उसको मजबूत करने की कोशिश की है हर स्तर पे, चाहे कि वो सेंट्रल हो या स्टेट हो या ज़िले के लेवल पे हो। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान 272 ज़िलों में शुरू हुआ, फिर पिछले साल 100 और वल्नरेबल ज़िले इसमें ऐड हुए। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते हैं कि जब तक इस विषय को हम जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, सारे आज हमारे साथ ऑडियंस में भी जो यंग लोग बैठे हैं, हमारे स्कूल में लोग हैं, हमारे कॉलेज में लोग हैं, जब तक हम उनको नहीं जोड़ेंगे इसके साथ, तब तक हम इस समस्या को नहीं अपने देश से हटा पाएंगे। तो उन दोनों पहलुओं पे सरकार ने विशेष ध्यान दिया है पिछले कुछ सालों। जी राकेश जी, ऐसा क्या मनोविज्ञान होता है कि कोई भी व्यक्ति नशे की तरफ उसका रुझान हो जाता है, नशा करने लगता है? वजहें क्या होती हैं? इसकी कई तरह की वजह होती हैं। जैसे कि जो नशे की आदत की शुरुआत जो है बचपन में, या समझिए कि किशोरावस्था में, मैं कहूँगा कि किशोरावस्था एक पीरियड है जिसमें इसकी शुरुआत होती है। इसमें ये ऐसा एज ग्रुप है जिसके अंदर कई तरह की क्यूरियोसिटीज़ रहती हैं और बच्चों में, और एक रोल मॉडलिंग बहुत होता है उसमें, हैं? और इस रोल मॉडलिंग में हमारा जो मीडिया है उसका काफ़ी रोल है, पीयर ग्रुप का बहुत रोल है। आप टीवी पर, मूवीज़ में
हमारे यहाँ बेशक उसमें एक लिखा हुआ एक लाइन आती है कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या सिगरेट पीना या शराब हानिकारक है, पर उसके बावजूद भी जो है कि किशोरावस्था एक ऐसा उम्र है जिसके अंदर आदमी रोल मॉडल्स देखता है, और वो जो उत्सुकता जो है, और जो वो काफ़ी इसके पीछे में इसके बारे में रहती है, और कई तरह की मिसकंसेप्शंस और गलत धारणाएं हैं कि जैसे आप ये चीज़ लेंगे या ये दवा लेंगे या लेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे स्ट्रेस कम होगा, या आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कई बार कई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के अंदर कई लोग यूज़ करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के अंदर कई तरह के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं। तो जो शुरुआत करता है उसको इसके जो हानि है, इसके जो नुकसान है, उसके बारे में उसको नहीं मालूम होता है जब शुरुआत करते हुए। तो ये क्यूरियोसिटीज़ हैं, पीयर प्रेशर, कई बार पीयर प्रेशर भी आता है कि वो आदमी सोचता है कि मैं अगर ये लेता हूँ तो मैं अगर ये चीज़ लेता हूँ तो ये हिम्मत का काम है, जबकि ये गलत है। जबकि जो इस तरह की चीज़ के लिए मना करना जो है, दैट इज़ मोर इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ कि आप क्या बात है, वाह, कि आपको ना करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उस रो में बह जाएं। जी 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 जी। चलिए, बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या रोल मॉडल चुनने में हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, बहुत ही ध्यान से हमें अपने रोल मॉडल्स चुनने चाहिए, और समाज पर क्या फिल्मों का असर भी पड़ता है? उस वजह से भी कहीं ना कहीं युवा नशे की तरफ उनका रुझान हो जाता है। कुछ सवाल अगर पूछना चाहें पैनलिस्ट से। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ अंशिका। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कि बोला कि बॉलीवुड काफ़ी इफेक्ट करता है पेयर ग्रुप को, नॉट ओनली पेयर ग्रुप्स अपने आपस में ये सब देख के करते हैं, बाकी बल्कि बॉलीवुड हमें इनकरेज करता है ये सब करने के लिए। एंड सेकेंड मैम, आपने कहा कि हर स्टेट्स में अपने अपने क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने करे हुए हैं, बट केजरीवाल सरकार ने थोड़े टाइम पहले ही काफ़ी ज़्यादा लिकर्स फ्री कर दिए थे, या 1 बाय 1 गेट 1 कर दिए थे। तो ये तो इनकरेज कर रहा है पेयर ग्रुप को कि वो उसको कंज्यूम करें। तो कैसे ये चीज़, मतलब गवर्नमेंट ने तो इतना कोई इनकरेज करा नहीं है पब्लिक को कि वो कैसे वो करे। जी, कुछ और बच्चे? गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ गुलशन। मेरा सवाल ये है कि जैसे पैरासीटामोल एक मेडिसिन होता है, तो उसका ज़्यादातर इफेक्ट होता है अपनी किडनी पे होता है। तो जो हमारे ग्रैंडफादर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो उनको प्रॉब्लम्स होती है, आजकल के हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको ये नहीं बताया जाता कि कितना पैरासीटामोल लेना है या कितना मेडिसिन लेना है। वो कंटिन्यूली बेसिस पे लेते हैं। हमारे टीनेजर्स भी होते हैं, अगर गर्ल्स हैं उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो पैरासीटामोल लेती हैं। और आजकल हम ये जानते हैं कि टबैको भी है, वो भी एक तरह का ड्रग्स है। तो क्यों उस पर मतलब उस पर रुकावट क्यों नहीं है, गवर्नमेंट क्यों नहीं डालती है? हम उसमें केसर वो डाल के उसमें टबैको ही बेच रहे हैं जो जानलेवा है, तो उसको क्यों गवर्नमेंट ने उसको रोका नहीं है? क्यों अभी भी खुलेआम पूरे बाजार में बिकता है? क्या इस पे आपके व्यूज हैं? ये हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हरीश जैन जी, आपसे एक सवाल है। सवाल जो एक टैबलेट को लेकर यहाँ पर पूछा गया है, उसके अलावा भी मेरे पास एक लिस्ट है। एल्प्रेक्स, ट्राइका, एटिवान, लोराजीपॉम, ये तमाम वो ऐसी ड्रग्स हैं या दवाएं हैं जो अलग अलग जो है बीमारियों में काम आती हैं। लेकिन इन दिनों ये तमाम दवाएं कहीं ना कहीं नशे के काम आ रही हैं। तो कितनी जिम्मेदारी फार्मा सेक्टर की बन जाती है इसको लेकर? ये आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा हमारे व्यूअर्स ने। अच्छा, ऐसा है कि ये काफी सारे ड्रग्स जो ऐसे होते हैं, जैसे आपने कई सारे अपने नाम लिए, मैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, जैसे बार्बिचुरेट्स हो गए, मॉर्फिन लाइक ड्रग्स हो गए, काफी सारी कॉफ सिरप्स हो गई, एंड ऐसे काफी सारे ड्रग्स हैं जो बीमारियों को के ट्रीटमेंट में लिए काम आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं। जैसे काफी सारे मरीज हैं जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो उनके लिए ये दवाई बनाई जाती है, और इसके वर्ल्ड में इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं हम लोग। इसको रिस्ट्रिक्टेड, सरकार ने क्या किया है, इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला हुआ है। जैसे इसमें 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं, एक तो नार्कोटिक की डिपार्टमेंट हो गया, और बाकी जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर या ड्रग कंट्रोल हम लोग कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसको शेड्यूल H1 करके इसको अलग से कैटेगरी, शेड्यूल H1 नार्कोटिक जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं,
इसको उस कैटेगरी में डाला हुआ है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे लॉ तो है कि बिना जो डॉक्टर की पर्ची है और उसमें क्वांटिटी लिखी होती है, उतनी ही क्वांटिटी उसको केमिस्ट है या कोई भी जो दुकानदार है, उतनी ही वो बेच सकता है। इसके अलावा इसकी जितनी भी परचेज और सेल की डिटेल है, वो उसको सरकार को देनी पड़ती है। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये जो इन्फोर्समेंट है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारी कमी है। इसको हम लोग अभी सरकार बहुत ही सख्त कदम उठा रही है कि ताकि इसका एनफोर्समेंट काफी इसको अच्छे तरीके से हो और ये दवाइयाँ को इसको मिसयूज ना होवे। ये दवाइयाँ आपको ये कम से कम मैं तो कह सकता हूँ ये जीवन रक्षक भी है। ये दवाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर मिसयूज होने से क्या होता है कि काफी, जैसे आपने लोराज़ेपाम का नाम लिया, ये तो बहुत ही मिसयूज में कई जो आपने सुना होगा डेट रेप के लिए भी यूज होती है। और ये जो जितनी भी जो एडिक्शन वाली दवाइयाँ हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये इट आल्सो, जैसे अगर हमने उसको कंट्रोल करके नहीं रखा है, तो इट आल्सो एनकरेजेस द पैरेलल इकोनॉमी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जी तो उनको बहुत ही उर्वशी जी, सतर्क ये यहाँ रहना है। पर और ये पैरासिटामोल का जो सवाल है, जी पैरासिटामोल तो ये तो बहुत ही एसेंशियल ड्रग है। इसमें आप बिना पैरासिटामोल के आपको ना तो आपको बुखार से आपको बुखार के लिए यूज होती है, पेन किलर यूज होती है। पैरासिटामोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, और इसको हम सबसे लोग बैन सेफेस्ट नहीं भी कर है सकते। शायद पैरासीटामोल। उर्वशी प्रसाद जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। उर्वशी जी, इन्होंने कहा कि फार्मा की दुनिया तो अपना काम करती है, उसमें बाकायदा मेंशन होता है और आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो दवा नहीं मिलेगी, ये भी तय होता है। लेकिन अब जो कानून व्यवस्था संभालने वाली हमारी एजेंसियां हैं, उनका काम है उसका पालन करवाना। जी, मतलब वही मैं शुरू में कह रही थी कि हमारा जो फोकस है, जो कि कई हद तक हमारे लेजिस्लेशन पॉलिसी हैं, कई हद तक, ये मैं नहीं कह रही कि उनमें और इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता है, ज़रूर आ सकता है और आगे आएगा, लेकिन वो कई हद तक वो इन प्लेस हैं। जहाँ हमारे जैसे बड़े देश में समस्या आती है वो इम्प्लीमेंटेशन की ही आती है, और स्पेशली ऐसे विषय में जहाँ मल्टीपल एजेंसी हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई केमिस्ट है, तो केमिस्ट ने कुछ दे दिया जो उसको नहीं देनी चाहिए दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के। अब उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन सरकार के पास आए कि भाई फलाने ने ऐसा एक्शन किया जो उसको नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इसमें जो एक कोऑर्डिनेशन सारी एजेंसीज़ का है, जो मॉनिटरिंग है कि एक्चुअली ग्राउंड पे हर एजेंसी क्या एक्शन ले रही है, स्टेक होल्डर्स को कैसे मॉनिटर कर रही है, वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि वरना वो लॉ और पॉलिसी कागज़ पे रह जाती है, उसको ज़मीन पे उतारना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान भी सरकार का पिछले कुछ सालों में, और मैं कहूँगी और भी इसमें एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर किया जाए, मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस को बेहतर किया जाए, जिससे कि हम पिकअप कर सके कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। जी राकेश जी, यहाँ पर ये बात हुई कि ये इनमें से बहुत सारी दवाएं हैं जो अवसाद से बाहर निकालने के लिए होती हैं, लेकिन मैंने देखा कि अवसादग्रस्त लोग जो हैं नशे में जाते हैं, ये बात सही है, या नशे की वजह से अवसादग्रस्त हो जाते हैं, या दोनों ही बात ठीक हैं? इससे पहले मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। जब हम नशे की बात करें, हम कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम नशे की दवाइयाँ कहते हैं, उनको साइको एक्टिव ड्रग्स कहते हैं, जो आपके साइक या मन पर एक्ट करती हैं। तो जो पैरासीटामोल है और इसी तरह की कई तरह की दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो ड्रग्स डिपेंडेंस नहीं लाती हैं, नशा की आदत नहीं लाती हैं। तो वो ड्रग्स तो अलग हैं, एक जो फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको चाहिए। अवसाद और ड्रग डिपेंडेंस या नशे की आदत, अवसाद एक डेफिनेट एक बीमारी है, डिप्रेशन एक तकलीफ है, एक बीमारी है, और बीमारी का इलाज जो है उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयों की ज़रूरत है जिनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। दूसरा है कि जो नशे के लोग, जिसको नशे की आदत पड़ जाती है, या जो नशा रोग है, या जिसको डिपेंडेंस या एडिक्शन कहते हैं, उन केसेस के अंदर डिप्रेशन अक्सर साथ साथ में कई बार देखा जाता है। तो वो एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जो अक्सर डिपेंडेंस के साथ साथ में, समझिए कि 20, 25, 30% लोगों के अंदर डिप्रेशन भी साथ में होगा। और उसका कारण ये है कि जो नशे की आदत होती है उसके साथ साथ कई बार स्ट्रेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, और भी साइकोसोशल प्रॉब्लम्स हैं कि उसको कई तरह के उसको स्ट्रेसर्स और बढ़ जाते हैं, तो वो सब भी डिप्रेशन को साथ में जन्म देते हैं। तो डिप्रेशन अक्सर ड्रग डिपेंडेंस के साथ में या नशे की बीमारी के साथ साथ में एक एसोसिएटेड रहता है। तो अक्सर देखा जाएगा कि अगर हमने नशे की बीमारी का इलाज किया, जैसे नशे के आदत का इलाज किया, तो डिप्रेशन भी अपने आप साथ साथ में ठीक होने लग जाएगा। कुछ केसेस के अंदर आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ भी साथ में देनी पड़ेंगी।
जी, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इस तरफ ध्यान जाए ना आपका नशे की तरफ, और आप उससे स्वतः ही बच जाएं? क्या कुछ करना चाहिए युवा पीढ़ी को? सबसे पहली चीज़ तो है कि एक अवेयरनेस है कि एक जो जनरली जो है कि युवा पीढ़ी है, आम सोसाइटी में भी जो है, समाज में भी नशा अक्सर एक बीमारी नहीं लिया जाता। लोग ये समझते हैं एक ये आदत है, तो एक बुरी आदत है, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऐसा देखा गया है और साइंटिफिक एविडेंस है और उसमें कि ब्रेन के अंदर कई तरह के परिवर्तन होते हैं, और कुछ लोग हैं जो जिनमें नशा रोग होने की या आदत होने की जो है कि रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ इसमें जेनेटिक रिस्क भी होता है, कुछ ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं जो डिपेंडेंस को की तरफ रिस्क बढ़ाते हैं। और दूसरा है कि ये हमें एक सोसाइटी में एक अवगत कराना है, समाज को अवगत कराना है कि नशा जो है एक ये बीमारी है, और इस अगर किसी को नशा रोग हो गया है और किसी को तो ये नशे की लत हो गई है, तो ये नहीं है कि उसको ये बुरी आदत हो गई है और ये सिंपल एक सपोर्ट से या उस तरह से या उसको हम अलग कर दें, घर से निकाल दें, तो वो सब चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। तो इसका इलाज किया जा सकता है। तो एक मतलब जो जनरल अवेयरनेस है कि पहली चीज़ तो है कि नशे रोग से दूर रहें, नशे से दूर रहें। दूसरा है कि अगर कोई नशे का आदी हो गया है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप उसके अंदर रेलेवेंट आप आजकल तो अभी पिछले कुछ सालों में इसके लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों ने जैसे कई जगह पर पूरे देश में जगह जगह पे सेंटर्स बनाए गए हैं जिनको हम एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हम बनाए हैं। बाकी मानसिक साइकेट्री डिपार्टमेंट सारे कॉलेजेस के, हॉस्पिटल्स के अंदर, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स के अंदर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। तो फैसिलिटीज़ तो काफ़ी बड़ी हैं कुछ सालों में। तो अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को नशे की आदत हो रही है तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराएं, ना कि उसको आप प्रताड़ित करें या उसको स्टिग्मेटाइज करें, उसको घर से निकाल दें। ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ों में तो फिर ऐसा होता है कि ऐसा अगर करते हैं तो फिर नशे के साथ साथ क्राइम का भी बहुत क्लोज लिंक है। स्पेशली जो इलिसिट ड्रग्स हैं जैसे हेरोइन, गांजा वगैरह जो हैं, और इसकी इतनी ट्रैफिकिंग होती है, और एक बार नशे की आदत जो जिसको पड़ती है तो उसको फिर ये ट्रैफिकर्स और उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको अपने नेटवर्क में मिला लेंगे और उससे भी और फर्दर मतलब और सेल करवाएंगे, और इस तरह का जो है तो उसमें क्राइम का। और फिर कई बार हुआ है कि नशे की चीज़ों को लेने के लिए आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लेता है, घर में सामान की चोरी करेगा, घर का सामान बेचाएगा या पिक पॉकेटिंग करेगा और इस तरह की चीज़ें करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट कराया जाए। जी, कुछ यंगस्टर्स कुछ और पूछना चाहेंगे? ये तो ठीक है कि एक रोग है, जब ये रोग लग जाए तब तो बात अलग है, मगर जहाँ तक समाज में हम देखते हैं जो यंगस्टर में प्रॉब्लम है या होने वाली बहुत ज़्यादा है कि पहले हम कभी अपने आप को वाइट शेड में रखते थे कि हम अच्छे काम करेंगे, और एक ब्लैक शेड होता था। पर अब कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ग्रे शेड में ढाल लिया है कि अगर कोई ये कह दे कि यार ये गलत है मत करो, तो हम सोचते हैं कि हम धर्मात्मा थोड़ी हैं, हाँ हम तो कर सकते हैं इतना सा, हर चीज़ अच्छी नहीं करनी मुझे। तो इस टेंडेंसी की वजह से क्या है कि आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। फिर क्या होता है, वो दूसरे को मोटिवेट करता है उल्टा कि मतलब मैं गलत हूँ तो दूसरे को भी उस गलत में ढाल लेता हूँ ताकि उसके लिए मैं सही हो जाऊँ, ना कि मैं सही की तरफ बढ़ूँ। तो इससे हम कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकल इशू है। ये एक्सेप्टेंस भी क्या बढ़ गया है सोसाइटी में कि यार ये तो चलता है, आजकल के यंगस्टर्स तो है ना, ये नहीं लेंगे तो आप मॉड नहीं माने जाएंगे, आप जल नहीं करेंगे सोसाइटी के साथ। ये एक टेंडेंसी बढ़ गई है क्या? ये वजह भी बन रही है नशेखोरी का? हाँ जी बिल्कुल, मतलब एक कूलनेस क्वेश्चन जो कहते हैं ना कि कूल हो गया है नशा करना एक तरह से, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसीलिए मैंने कहा कि वी हैव टू स्टार्ट यंग। जो छोटे बच्चे हैं, बिकॉज वो सबसे इम्प्रेशनेबल माइंड वाले होते हैं, उनको अगर हम एजुकेट करें कि ये आपके लिए क्यों ख़राब है और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, आपके स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, आपकी पढ़ाई, आपके आगे के काम में, लाइवलीहुड में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों को डिस्ट्रॉय करेगा, हर चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी उम्र पे समझाना ज़रूरी है। ये नहीं कि जब तक वो ऑलरेडी ऐसी इन्फ्लुएंस में पड़ जाएं कि उनको ऐसी आदत लग जाए, उससे पहले हमें उन्हें पकड़ना है। तो कैच देम यंग का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीयर टू पीयर, जैसे इन्होंने कहा कि पीयर टू पीयर खराब इन्फ्लुएंस भी होती है, पीयर टू पीयर अच्छी इन्फ्लुएंस भी हो सकती है।
अगर मैं आके बच्चों को कुछ बोलूं या मैं किसी कॉलेज में जाऊं, वो शायद मेरा इतना ना सुने, मेरा इतना विश्वास ना करें, लेकिन उनका ही साथी अगर उन्हें कुछ अच्छी बात बताएगा तो वो शायद उसमें ज़्यादा फेथ रखें, ज़्यादा ट्रस्ट रखें। तो इसीलिए ये पीयर टू पीयर नेटवर्क्स बनाना वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसको एक जल्दी अर्ली एज पे स्टार्ट करना सबसे अहम है। वर्चुअल जो हमारे हीरोज हैं उनके इम्पैक्ट में ज़्यादा आ जाते हैं, उनके जो है ऑरे में हम लोग ज़्यादा आ जाते हैं। पता लगता है ये पर्सनालिटी ड्रग लेती है, लेकिन उसकी बॉडी बिल्डिंग उसकी बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो यंगस्टर्स को ये लगता है कि शायद इतना ज़्यादा ख़राब चीज़ भी नहीं है। इस भ्रम को, इस टैबू को तोड़ना कितना ज़रूरी है? इसको बहुत ज़रूरी है। एक मैं और साथ में एक आपको बोलना चाहूँगा, दो तरह की चीज़ें हैं इसमें मीडिया पर। एक तो है एक सरोगेट एडवर्टीजमेंट चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा कॉमन एडवर्टीजमेंट है तंबाकू, इसका पान मसाला का। नो, पान मसाला के जितने ब्रांड्स हैं वो सारे ही ब्रांड्स जो हैं कि टोबैको प्रोडक्ट्स के भी हैं। तो ये जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट चलता है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है। आप जो लीडिंग फिल्म स्टार्स हैं हमारे बॉलीवुड के, सारे लीडिंग फिल्म स्टार्स जो हैं, लगभग 4 या 5 लीडिंग बॉलीवुड के स्टार्स हैं, वो सारे लोग ही वो उसका जो है कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं पान मसाला का। दूसरा है कि जो मूवीज़ के अंदर दिखाया जा रहा है, अल्कोहल दिखाया जा रहा है, ड्रिंकिंग, सबसे ज़्यादा तो अल्कोहल ही दिखाया जा रहा है। बाकी तो अगर हम बोलें कि बाकी ड्रग्स है, बाकी ड्रग्स के तो जनरली आफ्टर इफेक्ट्स साथ में दिखाए जाते हैं कि उससे जो है कि काफ़ी गलत इफेक्ट्स पड़े या किसी की लाइफ ख़त्म हो गई, तो वो चीज़ें तो अलग हैं। बट अल्कोहल जो है कि, और अल्कोहल और टोबैको बेसिकली एक और चीज़ है कि ये एंट्री ड्रग्स हैं। कोई सीधा जाके सीधा ही कैनाबिस या हेरोइन ही लेने लगता। जनरली स्टार्टिंग होती है टोबैको से या अल्कोहल से, और टोबैको और अल्कोहल जो है एंट्री ड्रग्स हैं। और उसके बाद में जो है कि आदमी जो युवा वर्ग है कि दूसरे नशे की तरफ बढ़ता है, सीधा एकदम से वो उसकी तरफ नहीं जाता है। तो ये ज़रूरी है जो एंट्री ड्रग्स के लेवल पे रोकना, वो एक चीज़ है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स को बंद करना वो काफ़ी ज़रूरी है कि जो बंद नहीं होता है किसी भी उसमें। और तीसरा है कि जो मैंने शुरू में बोला कि जो लर्न टू से नो, ना करना सीखें। अगर आपका कोई साथी ऐसे कर रहा है तो उसको आप रोकें या उसको अवेयर कराएं कि इसके कई तरह के दुष्परिणाम हैं, इससे कई नुकसान हैं। और ड्रग्स कभी परफॉर्मेंस में या आपके किसी भी उस तरह से मतलब है कि परफॉर्मेंस या आपके मार्क्स नहीं बढ़ाएंगे। टेम्परेरी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, वो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए स्ट्रेस आपकी कम कर दें, पर लॉन्ग रन के अंदर जो है कि वो आप लेंगे, उसकी आदत पड़ती जाएगी, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट उसका लेना पड़ेगा और डिपेंडेंस हो जाएगा। तो जो जैसे ही जीवन को कहीं ना कहीं मुश्किल में, परेशानी में डाल देंगे। हरिजन जी, यहाँ पर आपसे बात हुई कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो हैं तो किसी बीमारी विशेष के लिए, लेकिन नशे के उपयोग में ली जा रही है। लेकिन क्या कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो सीधे तौर पर नशे से छुटकारा दिलवाने में भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होती हैं? क्या इस पर भी काम किया जा रहा है फार्मा की दुनिया में? हाँ जी, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो फार्मा में काम किया जा रहा है काफी। जैसे आप अल्कोहल एडिक्शन की बात करते हैं, एक डाइसल्फिराम नाम की ड्रग आती है, तो उससे क्या ना अल्कोहल की जो एडिक्शंस होती हैं तो उसकी वो मिट जाती है। इनफैक्ट ये तो क्या होता है कि जब आप पहले ये गोली लेते हो, उसके बाद आप अल्कोहल का कुछ सेवन करते हो, तो आपके शरीर में ऐसे जो रिएक्शंस पैदा होते हैं एंड यू वांट टू, आप उसको अल्कोहल को छोड़ने का मन करता है। तो ऐसी काफी सारी जो रिसर्च चल रहा है और काफी सारी दवाइयां ऐसी अवेलेबल है मार्केट में जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है, और डॉक्टर जो इलाज करता है, जो डी एडिक्शन, जो नशा मुक्ति केंद्र है या पुनर्वास केंद्र है, तो उसमें काफी सारी यूज होती है और इससे काफी लोगों को, लाखों लोगों को फायदा भी पहुंचा है। तो इसका हम लोगों को अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि एक बार ये काफी लोग क्या समझते हैं कि जो भी आदमी, जिस आदमी को या जिस व्यक्ति को नशे की लत लग गई है तो उसको समाज में वापस लाने का कोई जरिया नहीं है, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे भी उसका पुनर्वास स्पेशली हमको सहानुभूति की तरफ से होना चाहिए। और मैं आपको, मेरे को बताने में बहुत ही खुशी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में इसके मामले बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही परसेंटेज में इसके बहुत ही ज्यादा है। वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि 3 तरह के लोग इसके ऊपर काम करते हैं। एक तो अपने जो सिक्योरिटी एजेंसीज तो है ही है, उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी एनजीओ के वॉलंटियर्स हैं वो भी इसमें काफी सारा
काम करते हैं, उसके साथ में डॉक्टर्स भी और जो अपने साइकियाट्रिस्ट जो हम लोग कहते हैं, इसमें काफ़ी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको नशे की लत लग गई है, उसको जेल भेज दें या आउटकास्ट कर दें सोसाइटी से, ऐसा नहीं। उसको हम लोगों को सहानुभूति से उनके ऊपर काम जी। करना है, और जो भी उसको उनके काफ़ी सारे जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो सर्टिफ़ाई करते हैं लोगों को कि जिस आदमी को इन्होंने और आप जो बात पहचाना कह रहे है। हैं हरीश जी, वही बात लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में इस पर अपना बयान देते हुए कही कि ये लोग जो हैं सिंपैथी इनको ज़रूरी है, ये पीड़ित हैं और पीड़ा से कैसे बाहर निकालना है वो पूरे समाज को संवेद रूप से इस पर काम करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश चड्ढा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद उर्वशी प्रसाद आपका भी, और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।